Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 7, an imperial capital, Vijayanagar, and we have done the main rulers. We not only in terms of the you can say royal capital में जो थी वो वाली भी हमने कर ली है, sacred center वाली जो थी वो भी हमने discuss कर ली थी, ठीक है? So these are few important things that we should know regarding this empire in terms of their you can say जितना भी अपना construction work है उसमें specifically water resources, fortification, कुछ buildings जो हैं important जो रॉयल सेंटर में थी उनके बारे में भी हमने पढ़ा था एंड देन वी डिड टॉक अबाउट द सेक्युलर सेंटर ओके टिल आवर लास्ट क्लास। तो ये सारी चीजें गोपुरम और कुछ टेम्पल्स वगैरह जो हैं इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, कैसे नायक्स वगैरह आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर आल्सो इसको कंस्ट्रक्ट करते गए थे और अलग अलग इनमें यहाँ पे जो बाकी जैसे बहुत सारे और चीजें थी जो कंस्ट्रक्टेड थी जिसमें टैंक्स वगैरह के बारे में भी हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द लास्ट फ्यू टॉपिक्स लेफ्ट वर these plotting palaces, temples and bazaars, and then one small topic where we need to understand the questions in search of answers. So let us quickly have a look at these. Okay. So class, we start with the topic plotting palaces, temples and bazaars. Now we know that Vijayanagar is an empire जहाँ पे बहुत सारे temples हैं अपने पास, मतलब remains of temples. We even have lot of written sources. ठीक है, तो अपने पास photographs है, plans है, एलिवेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स है, मतलब स्ट्रक्चर्स कैसे एलिवेटेड थे वो है, हो सकता है ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड हो पर एटलीस्ट वी हैव सर्टेन पार्ट ऑफ these structures, we have sculptures and we have lot many things. ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे बनाई गई थी इस पे देन स्कॉलर्स ने रिसर्च करना शुरू किया। तो इनिशियली हमने पढ़ा था मैकेंजी है जिन्होंने हम्पी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की थी। तो इनिशियल सर्वेज में इन्होंने कोशिश की थी कि जो ट्रैवलर्स के अकाउंट है, क्लास हमने पढ़ा है फॉर विजयनगर वी हैव लॉट मेनी अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, डोमिंगो पियास का है, अब्दुल रजाक का है, तो इनके जितने भी अकाउंट्स और इंस्क्रिप्शंस थे ना उनके साथ कोशिश किया मैच करने का क्या चीजें जो हमारे पास मटेरियल सोर्सेज आते हैं, जो इंस्क्रिप्शन है या कोई स्कल्पचर्स के रिमेन है या और कोई स्ट्रक्चर है और कोई ऐसी चीज मिली है अपने को वाटर टैंक्स वगैरह जिसके बारे में इन ट्रैवलर अकाउंट्स में भी लिखा हो उससे रिलेट करने की कोशिश की। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम देखेंगे थ्रू द 20th century the site was preserved by Archaeological Survey of India और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। वाई ऑब्वियसली मेनली कर्नाटका में है इसका जितना भी हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट्स ज्यादातर नॉट ऑल। तो 20th सेंचुरी के अराउंड जब रिसर्च वर्क और इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे आर्कियोलॉजिकल चीजों पे, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट जो है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स वाला उन्होंने इन साइट्स को प्रिजर्व करने की नाउ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड देन हम अगर देखेंगे 1980s में क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसमें ये बोला था कि जो भी मटेरियल रिमेन्स है विजयनगर एम्पायर के उनको बहुत डीपली क्या करना है अपने को मतलब एक्सटेंसिव वे में और इंटेंसिव वे में दोनों बाहर से और बहुत डीपली उनको सर्वे करना है और जितनी भी तरीके से हमें जो चीजें मिलती है उनका रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, बिकॉज सी ऐसे तो हम बोलते हैं 1980s के अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था समवेयर, आई थिंक यू पीपल मे बी हैविंग आइडिया कि 1986 के अराउंड हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। किसने किया था? यूनेस्को ने। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई थी और लोग जो इसके रिलेटेड ऑब्वियसली इंडिया जो है वो भी इस पे फोकस कर रहा था। तो डिटेल में यहाँ पे नई नई टेक्निक से सर्वे किए जाने लगे, उनका रिकॉर्ड बनाया जाने लग गया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है इन लोगों ने कोशिश की, स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड केम हियर, वांटेड टू नो मोर अबाउट इट एंड कंपाइल्ड एंड ट्राइड टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव।
एंड वी रियली गॉट लॉट मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जितना भी सर्वे हुआ था। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस लुक एट जस्ट वन पार्ट ऑफ द इनॉर्मस एक्सरसाइज, मैपिंग। यानी जब हम बोलते हैं सर्वे वगैरह तो मैपिंग कैसे की जाती है ये देख लेते हैं। नाउ क्लास जस्ट अंडरस्टैंड, आई थिंक यू पीपल कैन सी दिस बॉक्स। तो वो क्या करते थे, एक बॉक्स को, आई विल ऑल्सो मार्क इट अगेन सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू पीपल। इफ यू सी दिस बॉक्स, दिस इज वन बॉक्स, द होल एरिया जो आपने चूज किया है उसको आप डिवाइड करते हो इनटू स्मॉल स्क्वायर्स। ओके, so you can see these are around 25 squares. ठीक है, now see the first step is to divide the entire area into set of 25 squares. You all can count them, they are 25. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 हो गए ना, ऑब्वियसली 5 into 5 है। अब क्या किया इन्होंने, इनको अल्फाबेट के हिसाब से डेजिग्नेट कर देते हैं। ओके, आफ्टर डेजिग्नेटिंग देम एज ABCD, then again they divide into more smaller areas. ओके, तो अगर हम देखते हैं इसको और स्मॉलर एरियाज में कैसे करते हैं, ये इसको और स्मॉल स्क्वायर्स में सब डिवाइड करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। मतलब ये जो हमारे स्क्वायर बनाए हुए हैं इसको और छोटे छोटे स्क्वायर्स में बना देते थे। और फिर ईच ऑफ देम को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। सारे यहाँ पे ये जितने भी बॉक्सेस हैं देखो, सब में अगेन दे विल मेक इट इनटू स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स अगेन। एंड ऐसा नहीं है, ये तो मैं आई एम जस्ट ड्रॉइंग इन द टॉप मोस्ट रो, बट दे मेड इट इन ऑल ऑफ देम। And then this was not all. Each of the small squares were then further divided. In squares को भी और divide किया जाता था class. ठीक है? So you understand that these people were actually just trying to know more and more about this area. ठीक है? और जब ये इस एरिया के बारे में समझने की कोशिश करते थे, हर स्मॉल स्क्वायर को बहुत डीपली सर्वे किया जाता था। बहुत हार्ड वर्किंग काम है। यहाँ से जितने भी आपको डॉक्यूमेंट के या फिर अगर आपको कोई जो भी मटेरियल रिसोर्सेज, छोटे छोटे श्राइन्स या रेजिडेंस की कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं, रिमेन्स मिल रहे हैं, चाहे इलेबोरेट टेम्पल्स मिल रहे हैं, इवन कुछ ट्रेसेस अगर हमें मिल रहे हैं, चाहे किसी पाथ के मिल रहे हैं, पेवमेंट जैसा है या बाजार जैसा है, रोड जैसा कुछ भी अगर कहीं भी एविडेंस मिल रहा है, then these people used to just study them very very carefully, very very nicely, and then finally they used to basically move above it and write more about it. तो सिंपल टर्म्स में हम क्या देखेंगे, स्क्वायर्स में डिवाइड किया हुआ है 25 स्क्वायर्स में, और उसके बाद उसको और अगेन कंटिन्यू करते हैं और स्मॉलर स्क्वायर्स बनाते हैं, एंड देन और स्मॉलर स्क्वायर्स बना के ईच ऑफ द स्क्वायर इज स्टडीड इन ग्रेट डिटेल। हेयर अगेन देखो, जो एक अगर यहाँ पे अगर जो हमने पढ़ा, सपोज ये एन वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, एन ब्लॉक हो गया हमारा, इस एन ब्लॉक को और जब डिवाइड किया, देखो अगेन क्या कर दिया, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, एन ई, एन एफ, एन जी, समझ गए? ऐसे करके पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ देखो एम बी हुआ है, समझ गए? सो आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू ऑल। if we talk in terms of this की basically कैसे डिवाइड किया जाता था और कैसे स्टडी किया।
तो क्लास आई जस्ट रिपीट इट वेरी क्विकली। ये एक जगह है जो हमें जिसके बारे में सर्वे करना है, तो इसको हमने डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, 5 into 5 यानी 5 रोज 5 कॉलम्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने 25। A B C D E F G H I is missing, J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, Z तक कर दिया हमने, ठीक है, सारे इसमें डिवाइड कर दिए। अब हमें सपोज ये जहाँ पे हम पे लिखा है एन वाले ब्लॉक को और डिटेल में समझना है, तो हम एन वाले ब्लॉक को कैसे समझेंगे, इस एन ब्लॉक को हमने और छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन हेयर। ये हमारा एन वाला बॉक्स है, ठीक है, इसको हमने और 25 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यू कैन काउंट इट क्लास, ये 25 ही होंगे आपके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 25 है। अब जो मैंने ये बॉक्स बनाया है क्लास, जस्ट फोकस अगेन। आई सेड आई एम टॉकिंग अबाउट एन, मैंने एन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज ए पर्सन को दी है कि आपको यहाँ का क्या करना है, सर्वे करना है, और यहाँ से जितने भी रिमेन्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर वो आपको कलेक्ट करने हैं। तो अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे इनटू 25 इक्वल स्क्वायर्स। यहाँ पे इक्वल नहीं है बिकॉज आई जस्ट डू इट लाइक दिस, पर ये आपको समझ आ गया। अगेन 25 हो गए। अब हम इसको कैसे नेम करेंगे ये भी समझ लो एक बार। दिस इज दिस एन ब्लॉक, देखो एन ए एन बी एन सी एन डी एन ई एन एफ जी एच आई, मतलब ये आई छोड़ के एन जी तक, यानी कि एन जेड तक हमने उस ब्लॉक को भी डिवाइड कर दिया। अब इस ब्लॉक को और डिवाइड करेंगे हम, तो उसका नंबरिंग कैसे होगा, एन ए एन ए बी एन ए सी। आई जस्ट ड्रॉ इट अगेन। जैसे कि ये एन ए है, इसको भी और छोटे छोटे में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड फॉर आर सो बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये देखो टोटल आपको दिखेंगे 25 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको नेम कैसे करेंगे, एन ए तो पूरा है ये, तो एन ए एन ए बी एन ए सी एन ए डी एन ए ई, ठीक है, क्योंकि ये सारा एन ए है, ठीक है। एन ए ई एन ए एफ एन ए जी ऐसे करके पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये आप सबको क्लियर होगा। एंड जस्ट फोकस अगेन कि दीज हाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि एक छोटे एरिया को भी एकदम डीपली सर्वे किया था। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस गॉट, कि एक तो अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड हो गया था और इसके ऊपर एकदम डीपली सर्वे होने लग गए थे। एंड एज आई सेड ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स, दिस इज एन ए एन ए बी एन ए सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आगे एन ए रहेगा। ऐसे करके इफ यू डिवाइड ऑल द ब्लॉक्स इनटू डीप एंड स्मॉलर एरियाज, आपको एक एक जगह की एकदम सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। तो ये तो हमारा मैपिंग का जरिया है, मतलब तरीका ही नहीं। हाउ डिड दे अंडरस्टैंड मोर अबाउट ईच ऑफ दीज थिंग्स, और इसमें से भी इन्होंने सारी चीजों पे फोकस किया था कि चाहे टाइनी श्राइन्स मिले हो, कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हो, रोड पाथ बाजार कहीं पे भी कोई भी ट्रेसेस मिले हो, उनको एकदम अच्छे से इन्होंने सर्वे किया था टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस एम्पायर, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम देखेंगे बहुत सारी चीजें जो हमको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे मिली है। तो पिलर्स, बेस और जो एलिवेशन वगैरह है वहां पे हमें बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है समवेयर दैट हैव told us lot of more things regarding this area. So हम देखेंगे कि there are certain things that are made on the pillar bases and platforms and all that remain of thriving markets. मतलब हो सकता है कि हमारे पास जो चीजें कुछ कुछ जगह पे हम नोटिस करेंगे सिर्फ पिलर्स वगैरह मिले हैं जो कि बेस है और प्लेटफॉर्म मिला, उसके ऊपर वाला जो एरिया है वो इतना अपने को मिल नहीं पाया, मे बी बिकॉज दे आर ऑफ द एरियाज विद टाइम्स गेट डीकम्पोज्ड। बट ये हमारे पास रिमेन है ऑफ थ्राइविंग मार्केट्स, कि मार्केट्स बहुत ज्यादा थ्राइव होते होंगे इस टाइम पे।
देन हम आगे देखते हैं कि it is worth remembering something that John M. Firth and George Michael and M.S. नागराज राव जो है उन्होंने बहुत सालों तक इस साइट पे काम किया था, बहुत सालों तक, और इन्होंने इनकी स्टडी से रिलेटेड काफी कुछ अपने को बताया है. So they said that in our study these monuments of Vijayanagar we have to imagine the whole series of vanished wooden elements. यानी हमें जब भी हमने स्टडी किया तो हमें एक चीज तो इमेजिन करनी ही करनी पड़ेगी. यहाँ क्या इमेजिन करनी पड़ेगी? हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो वुडन एलिमेंट से बनी हुई थी, चाहे वो बड़े बड़े कॉलम्स हो, बड़े बड़े सीलिंग्स हो, हैंगिंग कुछ चीजें हो, या फिर कुछ टावर्स हो. तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास अभी सरवाइव नहीं कर पाई, बट वी कैन से दैट दे वर मेड बिकॉज हम यही नोटिस करेंगे कि जैसे किसी चीज से जब भी वुडन चीज अटैच होगी तो अकॉर्डिंगली उसमें कुछ होल बना हुआ होगा जिससे कि वो वुडन चीज उसके अंदर फिक्स हो जाए, ठीक है, या किसी चीज से अटैच्ड होगा, उसके रिमेन्स हैं अपने पास, ठीक है. जैसे एज आई सेड कि कॉलम्स बड़े बड़े में भी कुछ पिलर्स टाइप के होंगे, हो सकता है सीलिंग्स बनी हो, ओवर हैंगिंग ईव्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो रूफ के एजेस होते हैं, ठीक है, जो वॉल्स की साइड पे होते हैं, दैट एक्चुअली स्टिक आउट ओवर दी वॉल, वो हो सकते हैं. इसके कुछ टावर्स वगैरह भी हो सकते हैं. तो ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा वुडन एलिमेंट्स का भी बना हुआ होगा. Although wooden structures were lost and only stone structures जो है वो बचे हैं, पर जो ट्रैवलर्स जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है अबाउट दिस टाइम पीरियड वो अपने को क्लियरली बताते हैं कि यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर्स थे वहाँ पे वुडन एलिमेंट्स जरूर थे, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसे ये सपोज आयरन की कोई चीज बनी हुई है उसमें ऐसे वुडन चीज जो है वो अटैच थी, चाहे वो एज आई सेड की ओवर हैंगिंग ईव्स हो, चाहे वो कुछ बीम्स जैसे हो, बेसिकली रिलेटेड टू जो अगेन किसी बिल्डिंग्स में इस टाइप की चीजें बनी हुई है जिससे कि हम उसके बारे में पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि किस टाइप की क्या क्या कंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है. देन वुडन एज आई सेड वुडन कॉलम्स होंगे, सीलिंग्स होंगी, एंड इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बाकी कुछ है ना प्लास्टर्स ऐसी डेकोरेट, मतलब जो वुडन वाली चीजें होती है हो सकता है वो डेकोरेटेड हो विद प्लास्टर्स एंड पेंट, और परहैप्स हो सकता है बहुत ब्राइट कलर से किया हुआ हो, ठीक है. तो लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट बीम्स. तो बीम्स क्या होता है कि बेसिकली दिस इज यूज्ड टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वेट, सीलिंग या फ्लोर से रिलेटेड. तो एज आई सेड ब्रैकेट्स भी वैसे कि जहाँ पे कुछ ऐसा कोई दूसरे चीज को सपोर्ट करने के लिए, तो इस टाइप की वुडन की चीजें जरूर होगी. सरवाइव नहीं कर पाई बट अपने पास एविडेंसेस है कि कहीं ना कहीं वो थी, और उसके साथ साथ ये भी है कि अपना जितना भी रिटन मटेरियल है अपने को मिला है, जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स उसमें लिखा है कि ऐसे ये लोग यूज करते थे वुडन. सो नाउ जब हम ये ट्रैवलर्स और इन अकाउंट्स की बात कर ही रहे हैं, सो लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द बॉक्स दैट इज गिवन on your book on page number 191. इसमें देखो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट द बाजार. डोमिंगो पेस जो है उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया ऑफ द बाजार. ही इज सेइंग दैट गोइंग फॉरवर्ड यू हैव अ ब्रॉड एंड ब्यूटीफुल स्ट्रीट. इन दिस स्ट्रीट live many merchants. They will find all sorts of rubies, diamonds, emeralds, pearls, seed pearls, clothes, मतलब cloth, every other sort of thing there is on earth, and that you may wish to buy. Then you have there every evening a fair where they sell many common horses, nags, and also many limes, citrus fruits kind of thing, oranges, grapes, other kinds of garden stuff, wood. All you have on street. इसका क्या मतलब है क्लास? सिंपल टर्म्स में बोल रहे हैं. He is describing, see, he is an outsider, he is a traveler, and he is describing that anything that you want to buy is available है, ठीक है. So along with this they are saying कि अगर हम इसी को अच्छे से डिस्क्राइब करें तो हम यही बोल सकते हैं कि more generally he has described the city as being the best
Best provided city in the world. He's saying with markets stocked with provision of rice, wheat, grains, India corn, and certain amount of barley, beans, moong, pulses, horse gram, all of which are cheaply and abundantly available. बहुत ज्यादा भी अवेलेबल है, अच्छे प्राइसेस में भी अवेलेबल है. And then overflowing with abundance of fruits, grapes, oranges, limes, pomegranates, jackfruit, mangoes, and all of them are cheap. Meat too was sold in abundance in marketplaces. Nunes describes, Nunes is some other traveler, इन्होंने ये describe किया mutton, pork, hares, doves, quail, or partridges, venison, all kind of birds, sparrows, rats, cats, and lizards as being sold in the market of Bisnawa, मतलब विजयनगर. So what do we understand by these accounts? कि markets असली में as they are saying very thriving markets and everything is available. ठीक है? So here we understand कि हम कैसे पता लगाते हैं. How can we say कि palaces ऐसे थे, markets ऐसे थे? Generally by trying to correlate and try to match the written documents that we have along with the remains जो हमारे पास है, जो सर्वे के बाद जो इससे रिलेटेड आगे हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जितने भी अपने पास एविडेंसेस आ जाते हैं, उन सबको हम किससे रिलेट करते हैं, जो हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एंड देन वी कैन से with certain kind of confidence that yes, this was the situation there, whether we talk about the palaces market or whatever. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. मैपिंग अपना अच्छे से क्लियर है, कैसे पता करते हैं वो भी हमने समझ लिया है रिलेट करके सारी चीजों को. ठीक है, एविडेंसेस वगैरह के बेसिस पे. नाउ वी कम ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम जिन भी चीजों के बारे में पता करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट देम. हमें पता है बिल्डिंग्स जो सरवाइव कर गई हैं, जो रह गई हैं एज एविडेंसेस, वो तो हमें बहुत कुछ बताती है कि कैसे चीजें ऑर्गेनाइज थी, कैसे वो बनाई गई थी, किस मटेरियल से बनाई गई थी, क्या टेक्निक यूज की गई होगी, क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर्स थे, क्या रूम थे, क्या कोर्ट रूम से, या किस तरीके से अलग अलग चीजों की वहां पे स्पेस प्रोवाइडेड थी और कैसे बना हुआ था. जैसे हमें पता है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी भी एरिया में फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने डिफेंस बहुत अच्छा कर रखा है. क्यों कर रखा है? ऑब्वियसली उनको रिक्वायरमेंट होगी, बाहर से अटैक होंगे, तभी तो उन्होंने किले और चारों तरफ ऐसी बिल्डिंग्स बना रखी है. उसके साथ साथ उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी बहुत अच्छी होगी, तभी तो ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अच्छी है, दैट इज व्हाई ओनली दे आर समवेयर, you can say that these people are building so much of fortification. बिल्डिंग्स अपने को ये आइडिया भी देती है कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है वो कितना है, अगर हम उनको दूसरी बिल्डिंग से कंपेयर करें. जैसे हमने देखा है यहाँ पे डोम्स भी है, यहाँ पे आर्चेस जैसे भी बने हुए हैं. ठीक है, ये अपने को कुछ आइडियाज देते हैं रिगार्डिंग, दे बेसिकली टेल अस अबाउट कैसी बिल्डिंग्स होती थी, पैटर्न्स क्या चाहते थे कि कैसी बिल्डिंग्स बने. ठीक है, एंड देन उसके अलावा बहुत बार अलग अलग सिंबल्स होते थे जिनसे हमें उनके कल्चर के बारे में भी पता चल जाता है. ठीक है, और कंबाइंड इंफॉर्मेशन हमारे पास जब हो जाती है जब हम लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन और कुछ उनके ट्रेडिशंस जो अभी तक फॉलो होते हैं उनको इक्वेट करने की कोशिश करें. ठीक है, and then investigation of architectural features do not tell us what ordinary men, women and children comprise the majority of people who lived in the city and outskirts and thought about these impressive buildings. यानी हमें ये तो पता चल जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, राजा क्या किस तरीके से रहते थे, खुद को कैसे दिखाना चाहते थे, अपने लिए वैसे स्कल्पचर्स या अपने रिलेटेड वो लोग जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे. बट ज्यादा हमें जो चीजें नहीं पता चलती है वो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी थी, मेन, विमेन और चिल्ड्रन की, और वो लोग कहाँ रहते थे, मतलब सिटी में जो रहते थे उनके लाइफस्टाइल कैसी थी. हम अपने पास कुछ एविडेंसेस है कि वो हैच हट्स वगैरह में रहते थे, पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास. और ये लोग क्या सोचते थे अबाउट
the big buildings that were made, the temples, the royal centers, etc. तो हमें लोग कैसी लाइफ जीते थे सिटीज में, आउटस्कर्ट में, क्या लाइफ थी, मेन विमेन चिल्ड्रन, इनके बारे में ज्यादा पता नहीं चलता थ्रू दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स, क्योंकि वो तो ज्यादातर सो कॉल्ड हाई क्लास या रॉयल पीपल से रिलेटेड होते। क्या जो कॉमन लोग हैं वो रॉयल सेंटर में जा सकते थे या सेक्रेट सेंटर में अलाउड थे? क्या वो लोग रुक के उन स्कल्पचर्स को देखते थे? क्या उनके लिए उसका मतलब था, सिंबल्स का क्या उनको पता था? क्या वो समझने की कोशिश करते थे? इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो बनते थे, जो प्रोजेक्ट वर्क थे, उन पे काम कैसे किया जाता था, लेबर किस टाइप के थे, कैसे काम करते थे? दिस इज एवरीथिंग दैट वी डू नॉट हैव टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, दिस इज व्हाट द हिस्टोरियंस आर ऑलवेज वांटिंग टू फाइंड आउट, क्योंकि हमें पता है जो राजा है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे, तो उनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता होगा, उनके अकॉर्डिंग ही सारी जितनी भी स्टाइल्स होती थी, मटेरियल जो चूज होगा या कैसा स्टाइल होगा, वो सारे उनके हिसाब से ही होती थी। किनके पास स्पेशल नॉलेज थी, कौन इनको बनाते थे, ये सारी चीजें रूलर्स ही डिसाइड करते थे। बट कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो मेन प्लान है आर्किटेक्चर का पूरा जो डिजाइनिंग है वो कौन डिसाइड करते थे? मैसन, स्टोन कटर्स जो है वो लोग कहाँ से आते थे, कैसे बिल्डिंग्स बनाते थे? क्या वो लोग थे जो वॉर में कैप्चर किए गए थे उनसे काम करवाते थे, या फिर वहीं के लोग होते थे, उनको वेजेस कैसे मिलती थी? और बिल्डिंग एक्टिविटी को सुपरवाइज कौन करता था? जो मटेरियल जिनसे बनते थे वो कहाँ से आते थे, किस तरीके से आते थे? ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर अपने को और ढूंढने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब हम और सोर्सेस करेंगे, तो कि हमें कुछ कुछ क्लूज मिलते हैं, बस स्टडी करके और क्लूज मिलेंगे। ठीक है, अगेन व्हेन द स्मॉल बॉक्स इज गिवन ऑन पेज 192, लेट अस क्विकली लुक एट दिस। कुछ जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है जब हम किसी स्टैचू के बारे में या किसी भी रिमेन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें, ये एक ब्यूटीफुल स्टैचू है कृष्णदेव राय का ऑन द गोपुरम ऑफ अ टेम्पल, चिदम्बरम, तमिलनाडु में। ठीक है, चिदम्बरम, तमिलनाडु। ऑब्वियसली राजा ने बनवाया है, तो वो क्या चाहेगा कि लोग मुझे कैसे देखें, मैं कैसा, मतलब ही वांटेड टू डिपिक्ट हिमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर मैनर, और उन्होंने वैसे ही खुद को दिखाया है। ठीक है, बट एंड दिस इज हाउ डेमिंगो पियास डिस्क्राइब्स द किंग। डेमिंगो पियास ने बोला है कि कृष्णदेव राय मीडियम हाइट के थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, गुड फिगर थी, रादर थोड़े फैट थे देन थिन, एंड ही हैज ऑन हिज फेस साइंस ऑफ स्मॉलपॉक्स। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? लाइक नाउअडेज पीपल यूज फिल्टर टू डिपिक्ट देमसेल्फ, जैसा वो चाहते हैं वैसे उस टाइम पे राजा या जो पावरफुल जो अपने को जिस हिसाब से डिपिक्ट करना चाहता था वैसे अपनी पोर्ट्रेट्स और स्कल्पचर्स बनाते थे। जहाँ पे ये ब्यूटीफुल स्कल्पचर है कृष्णदेव राय का, पर डोमिंगो पियास ने बोला कि वो मीडियम हाइट के थे, ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन थे, गुड फिगर थी, ही वाज एक्चुअली अ वेरी वेल बिल्ड पर्सन, ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल, बट rather fat than thin, and he has on his face certain signs of smallpox. ठीक है, this is how he describes कृष्णदेव राय, who describes डोमिंगो पियास। तो यानी हम जब भी कभी भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि किस टाइप से जो स्कल्पचर मिला है वो एग्जैक्टली ट्रू है या उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है। ठीक है, so this is regarding this chapter. Now we will quickly move on to the important timelines here, which will help us to understand this better. ठीक है, important dates. First, let us quickly look into the major political developments. 1200 to 1300 के बीच में दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1300 to 1400 के बीच में विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम और इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पे। 1400 to 1500 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा, और सल्तनत यहाँ पे भी कुछ कुछ अपनी इस्टेब्लिश हो गई थी। ओके, जनरली देखें तो जो विजयनगर एम्पायर के ऊपर वाली एरियाज थी। देन 1500 से 1600 के अराउंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा हुआ था बाय द पोर्चुगीज, एंड बहामनी किंगडम, गोलकोंडा और
ये डिक्लाइन हो गए थे, कोलैप्स हो गए थे, मुगल एम्पायर सेटअप हो गया था 1526 से। यानी ऊपर हमने देखा है इमर्जेंस हुआ था ये अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार वाले सल्तनत का, एंड यहाँ पे बामनी किंगडम और इमर्जेंस ऑफ सल्तनत ऑफ सॉरी कोलैप्स बामनी किंगडम का हो गया था और सल्तनत ऑफ गोलकुंडा इमर्ज हो गया था, ठीक है। Then the second timeline regarding the landmarks in discovery and the conservation of Vijayanagar. 1800 में अगर हम देखें तो अपना कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर विजिट किया था। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने डिटेल फोटोग्राफ ली थी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हम्पी की। 1876 में जेएफ फ्लीट ने डॉक्यूमेंटिंग स्टार्ट की थी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ टेम्पल वॉल्स एट दिस साइट, दैट इज हम्पी। 1902 में कंजर्वेशन बिगेन्स अंडर जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने कंजर्वेशन स्टार्ट की थी। 1986 हम्पी डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको याद रखनी है ये, ठीक है। सो विद दिस क्लास वी फाइनली कंप्लीट दिस चैप्टर। आई सपोज everything is clear. Please do remember these dates, important ones. And as I said, 1986 हम्पी declared World Heritage Site important है, बाकी सब भी आपको you should know. So class, just give this portion a reading. If you have any doubt relating to whatever we have covered in this chapter, do come back with your problems and we'll discuss and solve it. Okay, and just have a look at all the pictures that are given in your book. 193 पे भी एक picture given है class, which is part of structure known as Queen's Bath. ठीक है, बाकी हमने कृष्णदेव राय के मॉन्यूमेंट ये स्कल्पचर के बारे में कर ही लिया है, और इम्पोर्टेंट जितनी भी है, यस दिस इज द बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ क्वींस बाथ एंड कृष्णदेव राय की स्कल्पचर है ही अपने पास। बाकी सारी चीजें भी आई सपोज आपको जो ये हमने जो मैपिंग वाला किया है वो भी इम्पोर्टेंट है, यू ऑल शुड नो अबाउट दिस एज वेल, एंड जस्ट गो थ्रू एवरी पिक्चर एंड एवरी sculpture that is given on in your book, so that कोई भी डाउट हो then you can come back with your doubts. Okay, एक्वेडक्ट्स का भी आपको पता होना चाहिए, एंड देन उसके अलावा जो कुछ और एविडेंसेस है अपने रिगार्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है। सो जस्ट गिव दिस पोर्शन अ रीडिंग, गिव द होल चैप्टर अ रीडिंग. इफ यू हैव डाउट कम बैक विद योर डाउट्स, we'll discuss and solve it. Okay, so this is it for today. With this we complete our chapter and imperial capital Vijayanagar, and come back with your doubts, we'll discuss and solve. Now meet you all in the next class.